नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने गोलीय संधारित्र किया है और कुछ संबंधित न्यूमेरिकल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि गोलीय संधारित्र 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। यहां पे आपको ध्यान रखना था कि R2 ग्रेटर देन R1। ये तो संधारित्र, गोलीय संधारित्र की बात है। और एक जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, गोलीय चालक, इसको C डैश से लिख देता हूं मैंने। इसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बिल्कुल एंड में कहा था कि इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग निकाय हैं, गोलीय संधारित्र और गोलीय चालक। फिर मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक न्यूमेरिकल के द्वारा मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करूंगा, इन दोनों के बीच अंतर स्थापित करूंगा, है ना। तो एक छोटे से सवाल के जरिए कर देते हैं। यदि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्या का अनुपात n तथा n-1 हो, ठीक है सर, दोबारा सुन ले। गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्या का अनुपात n अपॉन n-1 हो तो सिद्ध करो कि गोलीय संधारित्र की धारिता अंदर वाले गोलीय चालक की धारिता की n गुना होती है। तो साहब ये सवाल भी है और इससे रिलेटेड जो सवाल है उनके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अब सब पहले तो इसने कहा कि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्या का अनुपात n अपॉन n-1 है। तो पहला तो आपका जो सोच है या आपकी थॉट है वो यही क्रिएट या यही ये जानना चाहता है कि आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं। तो आप समझें कि गोलीय संधारित्र में R2 ग्रेटर देन R1 है और इधर देखें आप तो n ग्रेटर देन n-1 है। तो इसका मतलब n किसके लिए? R2 के लिए, और n-1 किसके लिए? R1 के लिए। तो पहला तो इसने सस्पेंस आपको यही दे दिया कि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात n अपॉन n-1 है। तो ये आप पे छोड़ दिया कि आप डिसाइड करना कि जो दे रखा है वो R2 अपॉन R1 है या R1 अपॉन R2 है। तो साहब जो आपको दे रखा है वो वास्तव में R2 अपॉन R1 है। इसलिए R2 बराबर n अपॉन n-1 इंटू R1। ये तो सही अपने को दे रखा है, तो अपन ने ये रिलेशन तो सिक्योर कर लिया। अब अपन निकालें गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। तो सब गोलीय संधारित्र की धारिता, मैं अंतर वैसा ही रख देता हूं। गोलीय संधारित्र की धारिता को C से लिख दूंगा और गोलीय चालक की धारिता को C डैश से। तो गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। आप x से वैल्यू रख दें सर, x से आप R2 की वैल्यू रख दें। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, R2 की वैल्यू पुट करें n अपॉन n-1 इंटू R1। ये पुट कर दी साहब R2 की वैल्यू, अपॉन यहां भी R2 की वैल्यू रख दें n अपॉन n-1 R1 माइनस R1। अब एक R1 तो थोरोली कॉमन आके कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, देख ले आप, है ना। ये यहां नीचे से मैं एक बार थोड़ा सा यहां कॉमन ले लेता हूं या काट ही देता हूं। देखो एक R1 कट रहा है, यहां से कॉमन लेके ये कट रहा है। अब अपने पास जो बच रहा है
उसको चलो मैं यही लिख देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 n अपॉन n माइनस 1 इंटू R1। एक R1 तो बच रहा है ना ऊपर, नीचे R1 खत्म हो गया तो नीचे एलसीएम ले लिया मैंने n माइनस 1, और एलसीएम n माइनस 1 लिया तो ये आया n माइनस 1। थोड़ा सा गिचपिच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्लियरिटी एक बार दे दूं आपको। R1 ऊपर और नीचे से कॉमन आके कर, ऊपर R1 2 है, R1 स्क्वायर ऊपर है ना, तो एक R1 मैंने कैंसिल कर दिया। फिर ये जो दिख रहा है आपको 4 पाई एप्सिलॉन 0 n अपॉन n माइनस 1 इंटू R1 लिख दिया, वो R1 थोड़ा उधर चला गया। नीचे मैंने n माइनस 1 एलसीएम ले लिया तो n माइनस n माइनस 1। अब फिलहाल ये n माइनस 1 तो कैंसिल हो ही रहा है, इसको तो हटाओ। C बराबर, अब ऊपर अपने को बचता दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 n R1, ठीक है साहब। नीचे n माइनस n तो कट गया, तो नीचे तो 1 ही बच रहा है। अब आपके सामने जो बच रहा है उसमें से n को अलग कर लो, n को अलग कर लिया तो ये क्या है साहब, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। मैंने आपको शुरुआत इस बात से की है, अंदर वाला गोला जो अपन ने संधारित्र में अज्यूम कर रखा था उसकी रेडियस कितनी थी R1, और बाहर वाले गोले की रेडियस कितनी थी R2। अब मैं आपसे केवल अंदर वाले गोले की अगर धारिता पूछ रहा हूं तो अंदर वाला गोला तो आप गोलीय चालक ही मानेंगे, तो उसकी धारिता क्या बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और R की जगह क्या लिखेंगे R1। यहां देखें आप 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, तो स्वाभाविक है ये जो गोलीय संधारित्र है इसकी धारिता n गुनी है किसकी, अंदर वाले गोले की धारिता की, क्योंकि ये गोलीय चालक है तो ये गोलीय चालक की धारिता। तो वास्तव में दोनों में अंतर है, और जो अपन से सवाल पूछा गया था कि यदि गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात n अपॉन n माइनस 1 हो तो सिद्ध करो कि गोलीय संधारित्र की धारिता अंदर वाले गोले की धारिता की n गुना होती है। अब ये जो मतलब फॉर्मूला है ये सब जगह काम आ जाएगा। जैसे अपन ने एक का अंतर रखा जहां भी है ना, जैसे बाहर वाले गोले अंदर वाले गोले की त्रिज्या 20 मान ली और बाहर वाले की 21 मान ली, तो कितनी गुना हो जाएगी वो गोलीय चालक की, 20 गुना हो जाएगी। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ना। तो ये सब मैंने आपसे जो लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैं आपको एक सवाल के जरिए गोलीय संधारित्र और गोलाकार चालक इनके अंतर को स्पष्ट कर दूंगा, तो ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब कंटिन्यू आ जाओ टॉपिक्स की तरफ, है ना। अब अपने टॉपिक्स संधारित्र पर ही कंसंट्रेट है ना। अब अपना टॉपिक जाता है आवेशित संधारित्र या आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा या उसमें एकत्रित ऊर्जा। तो पहले तो आप यहां पे एक बात को समझो, मैं जिसको समझना है वो बात लिख देता हूं। आवेशित संधारित्र ऑब्लिक आवेशित चालक है ना की स्थितिज या में एकत्रित ऊर्जा। ठीक है ना। पहले मैं टॉपिक पर फोकस करूंगा, कुछ विशेष मुझे समझाना है। अब कुछ एक दो टॉपिक वो मैं बता दूंगा कौन कौन से जो आएंगे, वो कॉमन फॉर बोथ। कॉमन फॉर बोथ का मतलब है कि वो टॉपिक संधारित्र के लिए और चालक के लिए दोनों के लिए ही समान है। तो अब इक्का दुक्का जो भी टॉपिक है मैं आपको बताता जाऊंगा, है उनमें कॉमन चलेगा।
ये टॉपिक जैसे मान लीजिए आप आवेशित चालक की स्थिति जब पूछेंगे तो भी मैं वही सूत्र लिखूंगा, आप आवेशित संधारित्र की स्थिति जब पूछेंगे तो भी मैं वही सूत्र लिखूंगा। तो सब बी अवेयर, आप बिल्कुल ध्यान रखें और बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें कि आवेशित चालक और आवेशित संधारित्र के लिए कुछ टॉपिक कॉमन हैं, जो कॉमन होंगे वो मैं आपको बता दिया करूंगा। चलो सब, अब स्थिति ऊर्जा या एकत्रित ऊर्जा क्यों? तो सब, जब किसी आवेशित चालक या चालक बोल दो, जब किसी चालक या संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक, भाई आप जो भी चाहें, जितना भी विभवांतर चाहें, विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा, भाई आप तो हाथ से देंगे नहीं आवेश, सेल बैटरी सोर्स ही देगा, स्रोत द्वारा आवेश देने की प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है। यह मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र ये संरक्षी क्षेत्र है, और संरक्षी क्षेत्र है तो संरक्षी क्षेत्र में किए गए कार्य की हानि संभव नहीं है। हानि संभव नहीं है का मतलब वो डिपॉजिट होगा, वो जमा होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहीं संरक्षी क्षेत्र, संरक्षी बल आ जाएगा तो उसमें किया गया कार्य का लॉस पॉसिबल नहीं है। चलो मैं वापिस अपनी बात पे आ जाता हूं। तो सब, आवेशित चालक या संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक, जो भी अपेक्षित का मतलब जो आप चाहते हैं, अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय, निकाय में आप आवेशित संधारित्र कह दो चाहे आवेशित चालक, निकाय में संचित हो जाता है, जिससे आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा या आवेशित संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा कहते हैं। वो चालक भी बोल सकता हूं मैं, है जब। ये तो होगी डेफिनेशन। कार्य ही स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा का तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हो आप। पहले आपने बिंदु आवेशों की स्थिति ऊर्जा पढ़ी, उसके बाद आपने द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पढ़ी, अब आप संधारित्र की स्थिति ऊर्जा पढ़ रहे हो। और देखा जाए तो यही चालक, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा भी है। तो आप स्थिति ऊर्जाएं पढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्थिति ऊर्जा स्थिति व अभिविन्यास का फलन है। स्थिति और अभिविन्यास में परिवर्तन है तो स्थिति ऊर्जा भी परिवर्तित है। तो तीसरी स्थिति ऊर्जा पढ़ रहे हो, कहने का मेरा मतलब यह है। तो सब, ऊर्जा का यह संचय होता है, यह अपन ने परिभाषा में बोला है ना। अब ऊर्जा का यह संचय किसके रूप में होता है तो यह भी मैं आपको बता दूं। ऊर्जा का यह संचय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। तो सब, पहला तो मैं दो बातें आपको बताऊंगा। पहला तो ये कि आवेशित चालक या संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है। तो वो कार्य निकालूंगा जिसे संधारित्र या चालक में एकत्रित ऊर्जा कहते हैं। फिर दूसरा मैंने कहा कि ऊर्जा का यह संचय विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है, तो फिर मैं आपको वो भी प्रूव करके दिखाऊंगा। दो काम मेरे, है ना। सबसे पहले तो मान लीजिए सी धारिता का कोई संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर किसी क्षण हमने आवेश मान लिया स्मॉल क्यू। देखो संधारित्र है तो दो प्लेटों के समूह को संधारित्र नहीं कहते, विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। इससे मुझे यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ आवेश इनिशियली है। तो इससे मैंने कहा, मान लीजिए संधारित्र की धारिता C है, यदि उसकी प्लेटों पर किसी क्षण आवेश स्मॉल q हो तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V डैश बराबर Q/C। ठीक है, सब संधारित्र है, मानना पड़ेगा। अब सब अल्प आवेश dq
प्रदान करने में किया गया कार्य। अल्प आवेश प्रदान करने में किया गया कार्य भी अल्प ही होगा। कितना होगा? v डैश डी क्यू। कैसे लिखा? तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, पूरी 12th में जब भी कार्य की गणना होगी विभव विभवांतर के सूत्र से W अपॉन Q इज इक्वल टू V, यानी W बराबर QV। देख लो आप, QV पूरे 12th में यही रहेगा, पूरे 12th में इसी से। तो सब अल्प आवेश DQ प्रदान करने में किया गया कार्य V डैश DQ। क्लियर? अतः अब कुल कार्य, इसी को अपन क्या कहते हैं? एकत्रित ऊर्जा या स्थितियां। अतः कुल आवेश कैपिटल Q प्रदान करने में किया गया कुल कार्य अर्थात संधारित्र में एकत्रित या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये सब कुल कार्य। टोटल आवेश कैपिटल Q प्रदान करने में कितना लिख दूं ऊपर से? V डैश डी क्यू, है ना। अब देखो, अगर आप यहाँ आप थोड़ा सा एक टेक्निक देखो, तो मैंने 0 से लिमिट लगा दी। इसका मतलब ये क्यू भी मैं दिए गए में कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी ये मिस नहीं हो रहा, इसमें भी कितना कार्य करना पड़ा वो कैलकुलेशन में आएगा ही। समझ गया? तो मिसिंग नहीं है वो। देखो ना, मिसिंग होता तो फिर स्वाभाविक रूप से मैं 0 से लिमिट क्यों लगाता? तो मैंने लिमिट 0 से नहीं लगाई। 0 से लिमिट न लगाना इस बात का प्रमाण है कि मैं उस क्यू को भी काउंट कर रहा हूं। V डैश की वैल्यू बाय इक्वेशन 1 एक से रख दें, U इज इक्वल टू 0 से कैपिटल Q V डैश का मान Q अपॉन C डी क्यू, ये सब U बराबर आ गया 1 अपॉन C, Q का समाकलन Q स्क्वायर अपॉन 2। ये लिमिट भी यहीं आनी थी। चलो इसको इधर ले लेता हूं मैं, यानी 20 पर वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ये 0 से ना, अब इधर आ जाओ, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q। ठीक है, ये समाकलन हो गया साहब। अपर लिमिट ही रखनी है, नीचे वाली लिमिट तो 0 है। तो साहब संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, ये हुआ साहब 1/2, ये कैपिटल Q है साहब, है ना, उच्च सीमा एरिया कैपिटल Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन C, ये संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा। अब ये साहब इसके डिफरेंट रूप हो सकते हैं। आपको ये सब एक याद रख लेना, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। और मैं फिर आपको याद दिला दूं, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला भी यही है और आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला भी यही है। मेरे को जितनी बार याद आ जाता है मैं बोल देता हूं, आप उससे बोर मत होइएगा, वो मेरी आदत है ना। कुछ हर टीचर की कुछ ना कुछ आदत होती है, मेरी भी। अगर एक चीज के मैं पीछे पड़ जाता हूं तो उसको बार बार बोलता रहता हूं, मुझे खुद को ध्यान नहीं रहता मैं कितनी बार बोल जाता हूं। ठीक है ना। तो ये संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा। अब इसके आप एक से ज्यादा रूप न्यूमेरिकल के लिए चाहते होंगे, तो साहब अगर आपको C और V के पदों में चाहिए तो आप रख दें, क्योंकि Q बराबर CV रखें साहब, इसलिए U बराबर आ जाएगा हाफ Q की जगह रखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरा रूप आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। अब मेरी तो अपनी एडवाइज है, इससे याद रखें, है ना। ये मोस्ट पॉपुलर है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल की संख्या औरों की तुलना में ज्यादा है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे Q और C के पदों में आ गया, उसी से C और V के पदों में भी आ गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि Q और V के पदों में भी होना चाहिए। अब आप कहते हैं Q और V के पदों में होना चाहिए तो C को गायब कर दें। अब अपन जानते हैं क्योंकि C बराबर Q अपॉन V रखो साहब इसमें, इसलिए इसका ये एक शेप और आ गया हाफ QV। तो सब पहला तो काम खत्म हो गया, है ना। पहला काम क्या था कि अपने को ये एकत्रित ऊर्जा या
स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करनी थी जो अपन ने कर ली। ये तो एक काम क्लियर हो गया है ना। अभी मुझे ये भी दिखाना था आपको कि ऊर्जा का ये संचय विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। तो पहले मैं वो दिखाए तो फिर कुछ संबंधित बात समझाता हूं, है ना। तो सब स्थिति ऊर्जा अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र के पदों में दिखा रहा हूं, है ना। स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के पदों में, ठीक है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण पोर्शन इसको भी देखना, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, इसलिए Q का मान तो हम रख दें एप्सिलॉन 0 A इंटू E, ठीक है साहब। Q की वैल्यू तो आ गई हमारे पास एक में ना। वह C बराबर हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। बहुत ध्यान से समझना साहब, ये जो चीज अपन निकाल रहे हैं ये लास्ट चैप्टर में भी काम आती है। तो अपन स्थिति ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के पदों में जाहिर करने जा रहे हैं। इससे मैं फर्स्ट में Q की वैल्यू रखूंगा, तो E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, तो Q बराबर इतना, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 है, वो रख ही दिया, क्योंकि यहां भी वैक्यूम में लिया तो वो भी वैक्यूम में ही ले रखा है मैंने फर्स्ट से, है ना। फर्स्ट में रख दो साहब, फर्स्ट से U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, Q स्क्वायर का मतलब एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर A स्क्वायर और E स्क्वायर अपॉन C आपके सामने लिख रखा है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एक एप्सिलॉन 0 कट गया, यानी U बराबर आ जाता है हाफ एक एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, है ना। एक ऐसे A भी कट गया A इंटू D, है ना साहब। ये देख लेना एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A, तो एक एप्सिलॉन 0 रह गया, एक A रह गया, E स्क्वायर ऐसा कैसे रह गया, और ये D ऊपर चला गया। ये आप सोल्व करके देख सकते हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है ना। जब आपको साफ दिख भी रहा होगा, नहीं तो आप खुद C और Q का मान किस में रख देना, फर्स्ट में रख देना, यही चीज निकलेगी। अब A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी D है, तो A इंटू D क्या हुआ, संधारित्र का आयतन हुआ। तो साहब U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू संधारित्र का आयतन। संधारित्र के V आयतन में ऊर्जा कितनी है, U, एकांक आयतन में ऊर्जा, इसलिए एकांक आयतन में ऊर्जा, और एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एकांक आयतन में ऊर्जा को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ये ध्यान रखना साहब, है ना। तो साहब U अपॉन V, V आयतन में ऊर्जा U, तो एकांक आयतन में U अपॉन V कितनी, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। मात्रक का फर्क है, यहां मात्रक होता कितना, जूल, और यहां मात्रक कितना होगा, जूल प्रति मीटर क्यूब, है ना। ये सब पावर थोड़ी सी अच्छे से नहीं दिख रही मुझे, हो सकता है आपको भी नहीं दिख रही हो, तो ये पावर को एक बार में ढंग से स्क्वायर लिख देता हूं। तो सब एकांक आयतन में ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व तो साफ क्या रहा है, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, यानी ऊर्जा किसके रूप में संचित है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो अपन ने अगर परिभाषा को आपने सुना हो तो मैं बोर्ड से हटके परिभाषा को एक बार और सुना देता हूं। आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा आवेश प्रदान करने की
प्रक्रिया में किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है, इस कार्य को ही संधारित में एकत्रित या संधारित की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का यह संचय प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है, ये दिखा दिया। तो ऊर्जा के मैंने 3 रूप बता दिए। मैंने आपसे कह दिया सबसे पॉपुलर है हाफ CV², जिसका विशेष ध्यान रखना, ये काम की चीज है, इससे 1 से 3 निकल जाते हैं। ये चीज अलग से है ऊर्जा घनत्व, जो ये बताने के लिए था कि ऊर्जा का संचय विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। लास्ट, इसमें मेरे को लास्ट का मतलब इस टॉपिक से अंत में मुझे एक चीज और बतानी है ना। इस टॉपिक के अंत में एक बात और सुने, यहां पर इसको देखें, मैं अगले पेज पर ले जाता हूं इसको उठा के। संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा हाफ QV, ये अपन ने यहां से देखा, मैं आपको बता देता हूं वापिस, है ना, ताकि अपने को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। ये तीसरा रूप उठाया, ठीक है, ये क्यों उठाया मैंने, इससे कुछ छोटी सी विशेष बात बतानी मेरे को, फिर अगला टॉपिक लेंगे ना, फिर अगली बातें करेंगे, पहले इससे रिलेटेड बात। देखो साहब, एक चालक है, आप इसको सप्लाई दे रहे हो, है ना, चालक और दोनों के लिए कॉमन है टॉपिक, ठीक है। विभवांतर पर इसको आवेश Q की सप्लाई दे रहे हो, ये चालक है। ये मैं कह चुका हूं, चालक और संधारित्र के लिए फॉर्मूला कॉमन है, दोनों के लिए फॉर्मूले की टॉपिक में मैंने लिख दिया था, समझा दिया 4 बार, है ना। अब एक बात करो, कार्य की गणना आप किससे करते हैं? विभव विभवांतर के सूत्र से। अब इधर आओ, सेल का विभवांतर या ऊर्जा स्रोत का विभवांतर कितना दिखा रहा हूं? V। सप्लाई कितनी दे रहा हूं? Q। तो सब V विभवांतर पर स्थित स्रोत अगर आवेश Q प्रदान करता है तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? QV। ये सब इतना कार्य स्रोत कर रहा है जो सप्लाई दे रहा है। अब आप बड़ी गजब की बात देखना, जो आपको बड़ा खतरनाक लगेगी और है भी। जबकि आपने चालक में संचित ऊर्जा के 3 रूपों में एक ये बताया, तो अगर इस चालक से पूछें तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी है? U बराबर हाफ QV। अब आप देखो कि आपके द्वारा किया गया कार्य तो इतना है, आपके द्वारा सॉरी स्रोत द्वारा, है ना, स्रोत द्वारा कार्य तो इतना है, जबकि चालक में संचित ऊर्जा इतनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में ऊर्जा का लॉस हो रहा है। आपने QV दी, चालक के पास तो कितनी मिली? हाफ QV। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया हाफ QV का। ये लॉस आपको हीट, चिंगारी यानी स्पार्किंग के रूप में प्रकट होता है। या तो जब आप चालक को आवेश देते होंगे तो चालक गर्म हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है क्योंकि लॉस हो रहा है। या आप जब चालक को ऊष्मा देते, सॉरी आवेश देते होंगे, स्पार्किंग हो जाती होगी, लॉस तो होता है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब भी आप स्रोत द्वारा या यूं कहते हैं आवेश देने की, चालक को आवेश देने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है। ये टॉपिक आपने आगे आएगा, प्रकट तो भी हो गया, दिख तो साफ गया कि साहब जब किसी चालक को आप आवेश प्रदान करते हो तो आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि निश्चित है, होती है, सामने दिख रहा है। तो ये मैं इसलिए जोर जोर से कह रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आगे आपके आएगा, है ना। जब ये टॉपिक आएगा तो उस समय आप देखिएगा
कि वहां भी ये प्रूव करके अपन दिखाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपने को लेना है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे आप इस पे थोड़ा सा फोकस होइए। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि संधारित्र समानधारिता के कनेक्टेड है सोर्स से, लेकिन एक दो में से एक संधारित्र को डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब इन संधारित्रों को पराविद्युत पदार्थ के द्वारा पूर्ण रूप से भर दें तो धारिता पर, विद्युत क्षेत्र पर, विभवांतर पर, ऊर्जा पर, आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं आपके सामने ये लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र वैक्यूम में अपन ने कितना लिख रखा था और माध्यम में कितना लिख रखा था, है ना। तो विद्युत क्षेत्र जब अपन ने निर्वात में लिखा था तो लिखा था Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, और जब विद्युत क्षेत्र अपन ने माध्यम में लिखा था तो लिखा था Q अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 A। क्लियर सर, ये अपन कर चुके हैं पहले। ऐसे ही विभवांतर जो अपन ने निर्वात में लिखा था वो था एप्सिलॉन 0 A इंटू D, और माध्यम में जो अपन ने विभवांतर लिखा था वो लिखा था एप्सिलॉन 0 A इंटू D। ये अपन पहले से, जैसे ये तो अपन माध्यम रखने पर धारिता पर प्रभाव में केस फर्स्ट में देख चुके हैं, और ये अपन ने संधारित्र जब पढ़ा था उस समय किया था। तो कहने का मतलब ये दोनों चीजें हमारे द्वारा देखी गई हैं। ये इससे बताई मैंने क्योंकि अब जो हमारे सामने सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस तरह से सप्लाई, ये मैं इधर बना देता हूं, ये सब सिचुएशन है, ये स्विच है ना, कुंजी के, एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा। बात को अच्छी तरह से समझना, हालांकि महत्व तो रखती है, इसका अपने आप में महत्व है। ये सब सेल का विभवांतर है ना, सर्किट बना रहा हूं तो थोड़ा सा सर्किट अपन बना रहे हैं, ये रहा सब है ना, ये प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर अपन ने V0 लिख दिया। दोनों की धारिता अभी वैक्यूम में C0 है, ठीक है। इसको A संधारित्र बोल देता हूं, इसको संधारित्र B बोल देता हूं। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन पे गौर करिए आप, तो मूल तो क्वेश्चन पे आइए। ये कह रहा है आप पूर्णतः माध्यम भर देते हो, इसमें भी पूर्णतः माध्यम भर दिया और इसमें भी अपन ने पूर्णतः माध्यम भर दिया। B बैटरी से डिस्कनेक्टेड है जबकि A बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसके 5 क्वेश्चन है कि संधारित्र A संधारित्र B में आवेश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, धारिता क्या होगी और स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ये इसके 5 क्वेश्चन है। तो सब इस तरफ से लिख देता हूं मैं, बैटरी से संबंधित। क्लियर। ये बैटरी से संबंधित है ना, जो अंग्रेजी में बात को समझते हैं वो यूं समझ ले, कनेक्ट टू सेल है ना, यूं लिखते हैं, या कनेक्ट टू सोर्स। इधर अपन लिख देते हैं बैटरी से विच्छेदित, बैटरी से विच्छेदित मीन्स डिसकनेक्टेड टू सोर्स है ना, सेल लिख दें। अब अपने को
क्वांटिटीज बतानी है, ये अपन से जो जो पूछ रहा है कि किस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है साहब, सबसे पहले बैटरी से कनेक्टेड संबंधित में या कनेक्टिव सेल से पहली कर। ठीक है सर, पहली बात बताते हैं अपन, माध्यम बढ़ने पर धारिता। अगर आपने माध्यम क्योंकि पूर्ण रूप से भर रखा है ना, अगर क्या ऐसा ही बोल रहा है, माध्यम को पूर्ण रूप से भरने पर इन दोनों संधारित्रों में से संबंधित भौतिक राशियां बतानी है। तो माध्यम पूर्ण रूप से भर रखा है तो धारिता माध्यम की उपस्थिति में निर्वात में धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होगी। किसमें? यहां भी यही होगा, यहां भी माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की एप्सिलॉन आर गुना होगी, यानी परावैद्युतांक गुना होगी। यानी माध्यम बढ़ने पर धारिता दोनों की बढ़ेगी, बैटरी से कनेक्टेड वाले की भी और बैटरी से डिस्कनेक्टेड वाले की भी। ठीक है सब। अब आप ध्यान से समझिए कि धारिता दोनों की बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इसको ध्यान से समझना है ना। चलो सब, नंबर 2, क्या धारिता बढ़ने का कारण विभवांतर में कमी है? कौन से वाले में? बैटरी से संबंधित है? नहीं, ध्यान से सुनो। समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान रहता है। इस बात को, ये क्योंकि आपके सामने आई तो पहली बार है अभी, लेकिन अब इस बात को आप आत्मसात कर लो, यानी दिमाग में बिठा लो। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक टॉपिक कर रहा हूं तो अभी मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। बस आप ये ध्यान रखो, समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है। तो साहब ये तो समांतर क्रम में है, यहां तो विभवांतर पहले जितना, या यहां तो विभवांतर का मान V0 ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है, चेंज ही नहीं हो सकता। आप ऐसे समझ लो, अपने घर में ट्यूबलाइट लग रही है, अपने घर में पंखे लग रहे हैं, और भी मिक्सी वगैरह भी अपन चलाते हैं, कूलर भी चलते हैं, वॉशिंग मशीन भी चलते हैं। इन पर सबके आप स्पेसिफिकेशन देखो, इन पर सब पर ये सब 220 to 240 वोल्ट पे चलते हैं। अब आपकी जो सप्लाई दी जा रही है वो 220 to 240 दी जा रही है, और सब इसी विभवांतर पर अपनी पूर्ण दक्षता से काम करेंगे। सभी पंखा, मिक्सी, कूलर, बल्ब, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, एवरीथिंग। तो इसका मतलब इन सबको क्या मिलना चाहिए? 220 to 240 वोल्ट 240 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इस पर ही अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य करते हैं। तो फिर बताओ, घरों में जो आपके जो सर्किट बना हुआ है, यानी लाइन अरेंजमेंट है जिससे सप्लाई दी जा रही है, वो कौन से क्रम में होना चाहिए? स्वाभाविक है, समांतर क्रम में ही होना चाहिए, क्योंकि विभवांतर समांतर क्रम में ही समान रहता है। क्लियर साहब? तो सब यहां पर देखें तो विभवांतर नियत बना हुआ है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि ये और सेल दोनों पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा, जैसा कि मैंने लिखा। अब क्योंकि विभवांतर में चेंज नहीं हुआ, यानी विभवांतर में कोई कमी नहीं हुई, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी अपरिवर्तित है। भाई अपन जानते हैं V बराबर ED, अपने पास एक फॉर्मूला है V = D। D की तो यहां कोई बात ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस तो प्लेटों के बीच की कांस्टेंट कर रखी है। V चेंज हुआ नहीं, तो फिर इसका मतलब EB चेंज नहीं हुआ। तो जो बैटरी से संबंधित है उसमें धारिता तो बढ़ती है, लेकिन विभवांतर अपरिवर्तित रहता है,
और विद्युत क्षेत्र भी अपरिवर्तित था क्योंकि विभवांतर अपरिवर्तित है। अब बात ये रही कि फिर इसकी धारिता बढ़ कैसेगी। चलो इसकी बात बाद में करेंगे, अभी चौथे नंबर पे पहले उधर भी दो बातें अपन लिख लें। अब इधर आ जाओ नंबर 2। ये तो बैटरी से संबंधित नहीं है, ये तो डिस्कनेक्टेड है, लिख भी रखा है डिस्कनेक्टेड टू सेल। तो ये डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब सेल और ये समांतर क्रम में नहीं है। समांतर और श्रेणी क्रम तभी मान्य है जब सोर्स ऊर्जा स्रोत कनेक्टेड हो। अगर ऊर्जा स्रोत कनेक्टेड नहीं है तो समांतर व श्रेणी क्रम मान्यताहीन है। इसीलिए आपने 10th क्लास में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम पढ़ा होगा। तो बिना सेल लगाए आप श्रेणी और समांतर क्रम नहीं पढ़ सकते हैं। वह श्रेणी और समांतर क्रम का महत्व ही तब है जबकि सेल लगा हो। तो साहब ये तो सेल से कनेक्टेड नहीं है। तो पहली बात तो जो संधारित्र बी है यह समांतर क्रम में नहीं है, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो क्योंकि डिस्कनेक्ट है। अब ये समांतर क्रम में नहीं है तो फिर स्वाभाविक है कि पदार्थ रखने पर इसके विभवांतर में क्या हो गई, कमी हो गई है ना। अगर निर्वात से कंपेयर करें, यहां पे देखें तो इसका विभवांतर पहले की तुलना में एप्सिलॉन आर कम हो गए। देखो ये मान तो किसका है, और फिर इसमें किसका डिवीजन हो रहा है, एप्सिलॉन आर का। तो सब इसके विभवांतर में कमी हुई है जो हमने बात की थी। विभवांतर में कमी हुई तो धारिता में, पिछला लेक्चर जो हमारा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर माध्यम का प्रभाव, तो उसमें जो हमने बात की तो उसमें हमने कहा था कि माध्यम जब रखते हैं विद्युत क्षेत्र कम होता है, विद्युत क्षेत्र में कमी से विभवांतर में कमी होती है और विभवांतर कम में कमी से धारिता में वृद्धि होती है। C बराबर Q/V। तो वास्तव में यहां वो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है कि आपने जब माध्यम रखा तो ये बैटरी से विच्छेदित, ये समांतर क्रम में है ही नहीं। जब समांतर क्रम में नहीं है तो इसमें विभवांतर समान हो ही नहीं सकता, तो इसके विभवांतर में पदार्थ रखने पर कमी हुई। क्यों कमी हुई, तो सब यहां पर विद्युत क्षेत्र के मान में भी क्या हुई, कमी हुई। जैसा अपन ने पहले फंडामेंटल में बोल चुके अपन। तो देख लो, यहां से देख लो, ये विद्युत क्षेत्र जो लिख रखा है E के, इसमें ये किसके बराबर है, E0 के, और उसमें किससे डिवीजन हो रहा है, एप्सिलॉन आर से। तो सब जो अपन ने बात कही थी माध्यम के प्रभाव के, थ्योरेटिकली भी और केस फर्स्ट में भी, कि जब हम पदार्थ प्लेटों के मध्य भरते हैं तो विद्युत क्षेत्र कम होता है, फलस्वरूप विभवांतर में कमी होती है, वो धारिता में वृद्धि होती है। तो सब इसकी धारिता में वृद्धि होने का कारण तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हुआ कि सब विद्युत क्षेत्र में कमी हुई, इसने विभवांतर को वैसे धारिता। इसकी बात समझ में नहीं आई सब। अब नंबर 4 पर ये देखेंगे कि इसकी धारिता कैसे बढ़ गई, क्योंकि इसका तो विभवांतर भी नियत है, इसका तो विद्युत क्षेत्र भी नियत है। अब एक बार के लिए आपको विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में दिखाता हूं इस स्पेस में, है ना। माध्यम रखने पर देखना, ये दिखा रखा है मैंने, पर एक बार इधर थोड़ा सा अलग से देखो आप, इसको Q0 लिख दूं, है ना। माध्यम रखने पर Q0 क्या QK लिख दें से ना, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये चीज शानदार है। ये मैं लिख देता हूं QK, माध्यम रखे ना, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 A इंटू D। यहां आपने देख ही लिया, इसको तो अपन चेक करने जा ही नहीं रहे क्योंकि विभवांतर में कमी हुई है,
तो धारिता बढ़ी, इसका तो पता पड़ रहा है। लफड़ा यहां पड़ रहा है कि साहब इसकी धारिता बढ़ कैसे गई। तो ध्यान से देखो, विभवांतर तो वास्तव में इसका भी कम हुआ ही था, और तो विद्युत क्षेत्र तो इसका भी कम हुआ ही था। कन्फर्म है, क्योंकि अपन जिस फंडामेंटल को पढ़ चुके हैं उसका ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, कोई राजनीतिक शास्त्र थोड़ी पढ़ रहे हैं कि स्थिति देखकर आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लोगे। फिजिक्स में जो आपने कह दिया तो बात एक तरह से डेरिवेशनली प्रूव किया आपने, अपन ने डेरिवेशन से उसको प्रूव किया, तो वो झुटला थोड़ी सकते हैं कि नहीं 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 उस समय ऐसा था इस समय नहीं। वास्तव में जब पदार्थ रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, इसमें भी हुई थी। विभवांतर में कमी होती है, इसमें भी हुई थी। कंफर्म, इसमें हुई थी वो तो दिख रही है, लेकिन कमी इसमें भी हुई थी। पर हुआ क्या कि ये कनेक्टेड था बैटरी से। जैसे ही बैटरी से कनेक्टेड था तो होता क्या है, बैटरी इससे तुरंत क्या करती है, आवेश दे देती है। जिससे इसके विभव विभवांतर में कमी हुई तो बैटरी ने इसे क्या करा, आवेश दे दिया। देखना, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। ये देखो सर, इसको बैटरी ने आवेश दे दिया, ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन आर खत्म, तो V के बराबर क्या बचा, Q0 अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, और ये किसके बराबर है, V0 के बराबर। Q0 जीरो नहीं लिखा मैं, एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, ये है V0 के बराबर। तो साहब सीधी सीधी बात है कि ये बैटरी से कनेक्टेड था, इसके विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, इसका भी विभवांतर कम होता है, लेकिन कनेक्टेड होने के कारण यह आवेश ले लेता है। ये देखो, इसने आवेश लिया है ना, पेन चेंज करता रहता हूं मैं बीच में ताकि आपको बात, ये आवेश ले लेता है, ये आवेश ले लेता है, और आवेश ले लेता है तो आपको माध्यम के प्रभाव में विभवांतर क्या दिखाई देता है, नियत। जबकि वास्तव में विभवांतर तो इसका भी घटा ही था, लेकिन सप्लाई होने के कारण या कनेक्ट होने के कारण इसको आवेश लेने की फैसिलिटी थी और इसने वैसा ही किया। तो सब अब क्लियर हो गया कि वास्तव में पदार्थ रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, विभवांतर में कमी होती है और धारिता बढ़ती है। बिल्कुल क्लियर फंडा है। बट यहां पर वो दिख जाता है, यहां पर इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि सप्लाई सोर्स दे रहा है, इसने वो विभवांतर को उसी लेवल पे लाके पटक देता है। कमी तो होती है लेकिन वो सप्लाई दे देता है, ये सप्लाई दे दी, सप्लाई देते ही और स्वाभाविक रूप से वापिस विभव का अंतर शून्य हो जाता है, यानी सप्लाई देते ही विभव समान हो जाता है। अगर आप 4 में बात करो तो भाई 4 में तो क्लियर है, ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट है, तो ये तो आवेश ले नहीं सकता। आवेश संरक्षण के अनुसार जितना आवेश बस शुरू में था अंत में भी उतना ही रहेगा, तो ये आवेश नहीं ले सकता है ना। इस पर तो आवेश क्या बना रहेगा, नियत। डिस्कनेक्ट है, लेगा भी तो कहां से लेगा। और आवेश संरक्षण है कि जब डिस्कनेक्ट है तो इसका आवेश तो खोने वाला है नहीं, तो सब ये आवेश नहीं लेता, बल्कि इसके तो विद्युत क्षेत्र में कमी के कारण विभवांतर कम होता है और धारिता बढ़ जाती है। अब एक लास्ट इंटरेस्टिंग बात, अब अपन ये कहेंगे या आप ये कहेंगे कि सर इसने आवेश लिया और इसने आवेश नहीं लिया, इसका क्या प्रूफ है। तो मैं आपको प्रूफ बताता हूं, अभी आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि कैसे पता पड़ा मुझे। नंबर 5 देखो साहब, आप माध्यम की उपस्थिति में स्थिति ऊर्जा निकाल के देखो। U के बराबर हाफ C के
वी के स्क्वायर। बैटरी से संबंधित की निकाल रहा हूं, फिर दोनों निकाल के अभी आपके सामने रख दूंगा। सी के का मान कितना रख दें? एप्सिलॉन आर 0। वी के का मान कितना रख दें? वी 0 का स्क्वायर। ये सब मैं आपको इधर बताता हूं। ये यहां से देखो, ये मैंने सी के का मान रखा और ये मैंने वी के का मान रखा, ठीक है ना। अब यू के एप्सिलॉन आर को तो बाहर पटक दो। अब देखो आप, हाफ सी 0 वी 0 का स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन आर, और इसको कहते हैं अपन निर्वात में स्थिति ऊर्जा। अभी मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, पहले मैं उधर भी निकाल दूं। 5 है ना, माध्यम की उपस्थिति में स्थिति ऊर्जा, तो वही हाफ सी के वी के स्क्वायर, यहां भी वैल्यू रखो, तो यू के हाफ सी के की वैल्यू तो एप्सिलॉन आर सी 0 और वी के की वैल्यू वी 0 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है ना। इसमें एक तो कट गया, अब क्या बचता है? यू के 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बाहर आता है और हाफ सी 0 वी 0 स्क्वायर, यानी यू के इज इक्वल टू, इसको तो आप लिख दोगे यू 0 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखो साहब, है ना, इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हुई, इंक्रीज होगी साहब इसकी स्थिति ऊर्जा, है ना। स्थिति ऊर्जा बढ़ी इसकी, जो बैटरी से कनेक्टेड था। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब बैटरी कार्य करती है तो किया गया कार्य निकाय में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र में एकत्रित या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ी है, इसका मतलब सेल ने, सोर्स ने ए पर कार्य किया है। और कार्य किसको लेने में करते हैं? तो अपन ने लिख रखा था साहब, या अपन ने परिभाषा में सुना रखा था, आवेश देने की प्रक्रिया में। तो वास्तव में इसे आवेश दिया गया है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है। जो बैटरी से विच्छेदित है, इसको आवेश किसी ने दिया ही नहीं, इसमें तो आवेश कांस्टेंट ही बना हुआ है ना। तो साहब इसको कोई आवेश दे ही नहीं रहा, ये तो खुद ही कार्य करता है। इसकी स्थिति क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। इसकी स्थिति घटी है। ये इस बात का प्रमाण है कि आवेश ले लेता है, ये नहीं। तो साहब बड़ा डिटेल में मैंने आपको ये दोनों सिचुएशन बता दी, ये काम की है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, और मैंने विस्तार में समझा दी। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है, इसको समझा चुकते हैं बहुत अच्छी तरह, फिर भी बच्चा बार बार पूछता है। तो मैंने ऐसा चांस ही नहीं रखा है ना कि कहीं आपको कोई अवसर मिले, इससे मैंने बिल्कुल विस्तार से समझा दिया। ये फंडा ध्यान रखिएगा ना। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे अपन। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।